Okay, so before starting the today's class, let me introduce about myself. My name is Dr. Anchal Seni. I have teaching experience of nearly 8 years, both online as well as offline. And many of my students they got very good results and selections in the last few years. And I have completed my doctorate from the Government Medical College. And currently, I am also working as a doctor. And also, I am providing tuition classes and coaching classes for the competitive exam, different competitive exam like NEET, TAT, TGT, PGT, etc. And my teaching experience is nearly 8 years. So now I am going to start your class of biology portion. सो बायोलॉजी पोर्शन में जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एज ये हमारे पास नया जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देना चाहूँगी कि हमारे पास हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन अप्रोच है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो देखिए, कोई सा भी चैप्टर है, सबसे पहले हम बायोलॉजी के उस पर्टिकुलर चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज एज यू नो कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बायो की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी के लिए भी, पीजीटी के लिए भी, या फिर कोई भी टीचिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके लिए भी, और जो आपके पास नीट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी के ऊपर साथ के साथ जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एनसीईआरटी के ऊपर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए होते हैं बट इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास मेन फोकस जो रहने वाला है दैट इज द एमसीक्यू डिस्कशन। तो एमसीक्यू डिस्कशन के ऊपर भी हम फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एमसीक्यू डिस्कशन के ऊपर भी हम फोकस करेंगे, और ऐसा नहीं एमसीक्यू डिस्कशन जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस चैप्टर के उस पर्टिकुलर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद ही हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, नो, एमसीक्यू डिस्कशन हम साथ के साथ करेंगे। मतलब आपके पास मान लो हाफ ऑफ द टॉपिक कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद ही हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे हमें क्लियरिटी आती जाएगी कि हाँ किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। वन सेकेंड। आप लोग प्लीज़ थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास से थोड़ा टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश करना, बिकॉज फिर जैसे बीच में हमारे पास इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, जब हमारा टॉपिक चला होता है तो एटलीस्ट हम 5 मिनट्स लेट ही स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, सो काइंडली थोड़ा इस बात पे ध्यान दें कि थोड़ा टाइम से ज्वाइन कर लें, मीन्स विद इन 5 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, सो दैट बीच में इंटरप्ट ना हो। ठीक है, आई होप सबने ज्वाइन कर लिया हो। सो आई वॉज सेइंग हेयर कि नेक्स्ट क्लास से थोड़ा टाइमली आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, 5 मिनट्स तो हम वेट कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास टॉपिक स्मूथली चल सके। ठीक है, तो विद इन 5 मिनट्स कोशिश किया करिए कि ज्वाइन कर लें। जैसे 6:30 क्लास स्टार्ट होती है तो एटलीस्ट 6:35 तक सभी लोग ज्वाइन कर लें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक, दैट इज द, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रही थी कि हमारे पास पढ़ने का तरीका किस तरीके से रहेगा। तो हम जो है किस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करेंगे,
और देन एनसीईआरटी के अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन होते हैं, वो भी जो है हम यहाँ पर फोकस करेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू डिस्कशन, आई वाज सेइंग कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम एमसीक्यू डिस्कशन, मतलब मान लीजिए आपके पास कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद ही हम एमसीक्यू डिस्कशन करें। नो, एमसीक्यू डिस्कशन हम जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी टॉपिक और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी सब टॉपिक हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, सो दैट हम जो है जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको भी अवॉइड कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार ऑप्शंस ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों की क्वेश्चंस की होगी ऑफ ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, राइट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर भी हम साथ के साथ यहाँ पर फोकस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का नाम है हमारे पास, जो 11th क्लास का पोर्शन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। तो पहले हम 11th क्लास का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर दैट 12th क्लास का पोर्शन कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा एमसीक्यू डिस्कशंस के ऊपर भी फोकस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ना उसका एक आपको प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, उसका एक प्रैक्टिस शीट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आपको उसमें से क्लियरिटी भी रहे कि क्वेश्चंस किस तरीके के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी और उसके अलावा क्लास में भी जो है हम क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे साथ के साथ करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, उसको स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट करना है अपनी नोटबुक पे कि जो अर्नेस्ट मेयर हैं, अर्नेस्ट मेयर, जिनका जो लाइफ स्पैन रहा, जो इनका जो जीवन काल रहा वो रहा 1904 से लेकर के 2005 के बीच में, ठीक है, और इनको कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव के लिए भी, और प्रीवियस ईयर में भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास यहाँ पर मेन फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर भी रहेगा जो कि आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, एंड आप सभी को यहाँ पे क्लास में प्रॉपर कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, सो दैट जो हम यहाँ पर 1 आवर दे रहे हैं वो हमारे पास 100% एफिशिएंट हो सके, ठीक है, और आप लोगों को पता भी लगे कि हाँ कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो वहां से कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास अकॉर्डिंग टू माई टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 8 years, यहाँ पर जो मेरे पास मेन अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि मैं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूंगी साथ के साथ कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास तैयार होता है कि अर्नेस्ट मेयर को जो है क्या कहा जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट यहाँ पे, दैट इज हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, उसका नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने क्या इंक्लूड किया है, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। देखिए हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, राइट। अच्छा, ग्रोथ शो करते हैं, इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो शो करते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सेल है वो क्या है, सेल इज द बेसिक structural
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम ये भी जानते हैं कि सेल क्या है हमारा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम जानते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्शियस होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो आपके पास कॉन्शियस होते हैं। तो कॉन्शियस होने का क्या मतलब है कि वी आर अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स, वी आर अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हम उस चीज को लेकर जो है वो क्या है, अवेयर है, हम उस चीज को लेके अवेयर हैं। सो ये हम बोल सकते हैं दैट वी आर अवेयर ऑफ अवर सराउंडिंग्स, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्शियस है, हमें पता है इस टाइम की कहाँ पे क्या हो रहा है ना। सो वी आर कॉन्शियस, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। तो अगर हमें ये सब कुछ पता है सो दैट मीन्स हम क्या है, कॉन्शियस है। इसके अलावा अदर जो फीचर आता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या आता है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। अदर फीचर क्या आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक एक टर्म को हम यहाँ पे ध्यान से अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप बोल सकते हो ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी, अकरिंग इन द बॉडी, ठीक है। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को क्या बताया मैंने, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अगर मैं टर्म यहाँ पे बोल रही हूँ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सो व्हाट आई मीन टू से हियर कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उसका जो सम टोटल है वो क्या कहलाता है, वो मेरा कहलाता है मेटाबॉलिज्म, राइट। अच्छा, उसके बाद मैं आपको क्या बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म को भी आगे जो है हम डिवाइड करते हैं, किसमें डिवाइड करते हैं, इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप्स में। सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पर टाइप आ जाता है वो आ जाता है हमारा एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अच्छा, सेकंड मेरे पास यहाँ पर टाइप क्या आने वाला है, सेकंड आने वाला है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म होते हैं हमारे बिल्डिंग अप रिएक्शंस, बिल्डिंग अप रिएक्शंस। जो भी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करते चलना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और पीपीटी तो मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर ही दूंगी, ठीक है। बट जो मेन कीवर्ड्स हैं वो तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करोगे अंडरस्टैंड के साथ साथ, क्योंकि इससे याद रहता है कि हाँ क्या क्या पॉइंट्स हैं। एंड इफ यू विल नीड पीपीटी देन आई विल शेयर इट इन ग्रुप। सो एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, कैटाबॉलिज्म, जब भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कैटाबॉलिज्म तो यहाँ से मेरे पास एक वर्ड निकल के आ रहा है, जो कि क्या निकल के आ रहा है, जो निकल के आ रहा है कट, ठीक है। यानी कि कैटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होते हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं मेरे, ब्रेक डाउन रिएक्शंस, राइट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके कोई चीज बना रहे हैं तो वो बिल्डिंग अप रिएक्शन के अंडर आ जाता है ना। कैटाबोलिज्म क्या हुआ कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, अगर वो छोटे मॉलिक्यूल में आगे जाके टूट रहा है देन वो किसके अंडर आएगा मेरा, कैटाबोलिज्म के अंडर, ठीक है। सिंपली आई मीन टू से हेयर कि वो मेरे पास आने वाला है किसके अंडर, वो आने वाला है ब्रेक डाउन रिएक्शंस के अंडर, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, ब्रेक डाउन रिएक्शंस के अंडर। अगर आप लोगों को साउंड प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज मेरी तरफ से तो नेटवर्क इश्यू बिल्कुल सही है, अगर इफ यू हैव एनी साउंड प्रॉब्लम देन you can once exit and rejoin because my from my side it is clear because I have Wi-Fi connection. From my side there is not any type of issue.
If you have any network issue, then you can once exit and rejoin. If anyone have network issue, then your issue can be resolved once exit and rejoin by the same link. Because from my side, as I can see, as I have connected my Wi-Fi, so from my side there is not any type of network issue. Am I clearly audible now? Can anyone tell me in the chat box? Maybe proceed further. Am I clearly audible now? My screen is clearly visible. Maybe proceed further. तो यहाँ पे हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ओके ओके फाइन, ठीक है. तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको बताया कि हमने क्या यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो बेसिक फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो क्या क्या हैं. जैसे ग्रोथ है, कॉन्शियसनेस है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास सेल से ही बने होते हैं. जो सेल है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये हम सब जानते हैं. ठीक है, तो इसी बात के ऊपर हम यहाँ पर फोकस कर रहे थे. इसके अलावा मैं आपको क्या बताती थी कि ग्रोथ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं. ठीक है, अब एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखती है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो जब भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ग्रोथ के दो फीचर्स मेरे पास क्या क्या होते हैं. तो इंक्रीज इन सेल नंबर, दूसरा मेरे पास इंक्रीज इन बॉडी मास. ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो. जैसे मान लीजिए ये सेल है एक, ये क्या है मेरा, ये एक सेल है. अगर एक और सेल यहाँ पे तैयार हो जाता है, कोई तीसरा सेल तैयार हो जाता है, ठीक है, ये चौथा, तो मतलब सेल नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो जब भी सेल नंबर इंक्रीज होता है या फिर जो बॉडी मास है वो जब इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पिक में दिखाया गया है कि ये मान लो कोई यहाँ पे पर्सन है, इसका बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है अगर, तो वो भी क्या हुआ मेरे पास, ग्रोथ हुआ. तो ग्रोथ मैं कब बोलूंगी, एक कंडीशन मेरे पास क्या रहने वाली है, अगर सेल नंबर बढ़ रहा है. ये क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. सो व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, माय फर्स्ट वन इज द इंक्रीज इन सेल नंबर, एंड व्हाट इज माय सेकंड वन, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी मास. ठीक है, तो यही पॉइंट लिखा है यहाँ पे. अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं. ये जो मैंने आपको बात बताई, ये मैंने बताई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बात देखने को मिलती है. जबकि ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करती हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडरगो सेल डिवीजन बाय बाइनरी फिजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कोशिका विभाजन होता है, यानी कि सेल जब डिवाइड करता है, ये मान लीजिए मेरे पास एक सेल है. अब ये सेल अगर डिवाइड करेगा तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, सेल नंबर क्या बढ़ेगा, यस बढ़ेगा. अब एक सेल है, इमेजिन करिए एक सेल डिवाइड किया तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके हमारे पास सेल नंबर इंक्रीज होने वाला है. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूजुअली अंडरगो करते हैं सेल डिवीजन. क्या होता है उनमें, बाइनरी फिजन. बाइनरी नाम से ही पता लग रहा है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो. मान लीजिए कि एक मेरे पास पेरेंट बॉडी है या मेरे पास पेरेंट सेल है. जब वो डिवाइड करता है मेरा दो हाफ्स में, जब वो मेरा दो हाफ में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी क्या हो रहा है मेरे पास, बाइनरी फिजन. एक मेरे पास पेरेंट सेल है, वो कितने हाफ्स में डिवाइड किया, वो हमारे पास डिवाइड किया दो हाफ्स में, वो हमारा डिवाइड किया दो हाफ्स में. तो जब वो दो हाफ्स में डिवाइड करेगा तो एट दैट केस व्हाट आई विल से, एट दैट केस व्हाट आई विल से, आई विल से दैट
क्या हो रहा है वहां पे, हमारा बाइनरी फिजन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सामने इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या आ जाती है, दैट इज एग्जाम्पल। हम यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का जो है, जैसे एनसीईआरटी में ये पॉइंट दिया गया है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में अगर मैं देखूं तो जो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। देखिए, एक एक चीज आपस में इंटरलिंक्ड है हमारे पास, है ना, एक एक चीज आपस में हमारी क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो जब मैं यहाँ पर बोल रही हूं कि मेरे पास ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मेरा क्या था, जब हमारे पास क्या हो रहा है, जब सेल नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेल डिवाइड करता जा रहा है। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन होगा वो थ्रू आउट द लाइफ होगा प्लांट्स में। ठीक है, ऑब्वियसली सेल डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ होगा। अब एनिमल्स के केस में अगर हम देखें, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास ह्यूमंस होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं। तो अगर हम एनिमल्स में देखें इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो जो ग्रोथ है वो हम सब जानते हैं कि वो एक सर्टेन एज तक ही देखने को मिलती है। सो इन एनिमल्स दिस ग्रोथ कैन बी सीन अप टू द सर्टेन एज। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells. लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है, हमारे शरीर के जो कुछ टिश्यूज हैं उनमें कोशिका विभाजन चलता रहता है, यानी कि सेल डिवीजन चलता रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि सेल डिवीजन उनमें क्यों चलता रहता है। तो ये चलता रहता है ऑब्वियसली जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। जैसे मान लीजिए बॉडी के अंदर, हम सब जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर चलता रहता है। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर वियर एंड टीयर चलता रहता है, तो इस चीज का क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, उसका लॉस हो जा रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे सेल डिवीजन का होना बहुत जरूरी है। उसको रिप्लेस करने के लिए वहां पे सेल डिवीजन का होना क्यों जरूरी है, जो लॉस्ट सेल्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स के केस में क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। ठीक है, ऑल दो जो ग्रोथ है वो स्लो होती है, लेकिन एनिमल्स के केस में अगर मैं देखूं, एनिमल्स के केस में अगर मैं देखूं तो एज आई टोल्ड यू कि एनिमल्स जो है वो ग्रो करते हैं अप टू ए सर्टेन एज। जो हमारे पास एनिमल्स हैं वो ग्रो करते हैं अप टू ओनली ए सर्टेन एज। सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अच्छा, देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या, ये तो मैंने पढ़ लिया कि हाँ जो ग्रोथ है वो हमारा फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी ग्रो करते हैं इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि ग्रोथ के दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब ट्विन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो क्या होता है इंक्रीज इन बॉडी मास, दूसरा क्या होता है मेरा इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये क्राइटेरिया मान के चलती हूँ कि बॉडी मास में अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर वो मेरे पास ग्रोथ है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि नॉन लिविंग जो हमारे पास चीजें हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, उनमें भी तो ऐसा हो सकता है, इंक्रीज इन बॉडी मास हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट निकल के आता है। However, this type of growth exhibited by non-living things is due to the accumulation of the material on the surface. क्या हो रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है मेरे पास, ठीक है, उनमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन ग्रोथ कैसे देखने को मिल रही है,
उनके सरफेस के ऊपर कोई मटेरियल या कोई सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये टर्म नोट करेंगे, इसको हम बोलते हैं, ये एमसीक्यू के लिए बन जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्रीशन। सो आई एम राइटिंग हियर, एक्रीशन क्या होता है? ग्रोथ occurs in non-living growth occurs in non-living objects due to due to material due to material accumulation is called accretion or extrinsic growth। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये बाहर से ही देखने को हमें मिल रहा है, कोई इंट्रिंसिक ग्रोथ ये नहीं है। जबकि अगर मैं अगर इस ग्रोथ को डिफ्रेंशिएट करूं मेरे लिविंग से, इतनी बात मैं यहाँ पे समझ गई कि मान लीजिए ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन के ऊपर कोई सब्सटेंस का क्या हो गया, किसी मटेरियल का एक्युमुलेशन हो गया, तो ये भी मेरे पास ग्रोथ हुआ। और इस तरीके की ग्रोथ को, जो कि एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल की वजह से होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्रीशन। और ये जो है किसके केस में होता है? ये हमारे पास होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में। लेकिन अब इसको मैं रिलेट करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली ग्रोथ से, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है? वी कैन राइट हियर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर मैं बात करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें इस प्रकार की एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है। तो इनमें क्या होता है? इनमें हमारे पास इंटरनल ग्रोथ होती है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? जिसको मैं बोलती हूँ इंट्रिंसिक ग्रोथ। इनमें क्या होता है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, ठीक है, लिविंग के केस में। अच्छा, एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक क्या हैं, ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक क्या हैं, और दूसरी बात मैं यहाँ पर अगर आपके सामने बोलती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो ये दोनों चीजें जो हैं अलग होती हैं। क्या डिफरेंस है इनके बीच में? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के केस में ही जो करैक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, उसको मैं क्या बोलूंगी? ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको मैं बोलूंगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, या डिफाइनिंग फीचर मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा मेरे पास क्या आता है? यहाँ पर दूसरा आता है हमारे पास कि मेरे पास जनरल फीचर है ना, जनरल फीचर है हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे मान लीजिए ग्रोथ है, ग्रोथ जो है हमारे पास एक जनरल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ वही होगी ना जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग के केस में ही देखने को मिलेगा। लेकिन एज वी कैन सी हियर वन थिंग, एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है मेरे पास नॉन लिविंग के केस में भी देखने को मिल रहा है। इफ वी टेक दिस इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आता है कि ग्रोथ मेरा डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या अराइज होता है कि इज ग्रोथ ए, ये एमसीक्यू बन जाता है, इज ग्रोथ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो इस चीज का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है हमारे पास नो, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर की कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिविंग में ही देखने को मिल रहा है, नॉन लिविंग में भी। एक एग्जाम्पल दिया मैंने ये आपको माउंटेन्स वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के ऊपर।
हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक प्रैक्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, याद रखना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो सिर्फ लिविंग में होगी और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होगी? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरीके की होती है, और रिप्रोडक्शन हम सबको पता है ही क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू द यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन नाम से ही पता लग रहा है, री री का मतलब क्या होता है? अगेन, मतलब, और आगे क्या बोला? रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही तरीके के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना दोबारा से, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है? इसमें जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल है, वो क्या करते हैं? वो स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी कि स्पेशलाइज्ड सेल यानी कि स्पेशल तरीके के जो सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगे और जो मेल और फीमेल गैमेट है वो आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे, और हमारे पास क्या बनता है? जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट जो है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये जाइगोट हैप्लॉइड होता है या फिर ये डिप्लॉइड होता है? तो हैप्लॉइड को हम स्मॉल एन से बताते हैं और डिप्लॉइड को हम जो है किससे बताते हैं? 2n से बताते हैं। तो ये जो जाइगोट होता है ये हमारे पास क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो जाइगोट की आगे फर्दर क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। जब जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो क्या बनता है? हमारे पास ऑफस्प्रिंग तैयार हो जाता है। इसी को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। अच्छा, फिर आती है दूसरे तरीके की, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अलावा जो मेरे पास अमीबा है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से, ईच एंड एवरी वर्ड को थोड़ा सा देखा करो कि वहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि क्या बैक्टीरिया मेरा यूनिसेलुलर होता है या फिर वो मल्टी सेलुलर होता है? तो क्या क्वेश्चन बन के आता है कि बैक्टीरिया मेरा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। क्या अमीबा मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है? यस, ये क्या है? यूनिसेलुलर है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, इनमें क्या होता है? इनमें रिप्रोडक्शन का तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नो डाउट इन दिस। अच्छा, अब मेरे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। अच्छा, जो मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारे पास टू पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि ए सेक्सुअल के केस में हमारे पास सिंगल ही जो इंडिविजुअल है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, वो होती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है बैक्टीरिया और अमीबा के केस में, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे फर्दर तरीके हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन हमारा अमीबा और बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बाइनरी फिजन जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर किया था कि एक जो पेरेंट सेल है वो दो हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इनमें अगर बाइनरी फिजन हो रहा है तो क्या बनेगा? आगे जाके डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, सो विच रिजल्ट्स इन द डॉटर सेल्स, विच रिजल्ट्स इन डॉटर सेल्स। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम एक बात आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन है ना, वो सिनोनिम होता है ग्रोथ का। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ में भी क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल हो रहा है ना, नंबर में इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि रिप्रोडक्शन में होता है।
ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम ऑफ ग्रोथ। किसमें? यूनिसेलुलर में, क्योंकि ग्रोथ में भी क्या हो रहा है, ऑब्वियसली सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल नंबर इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे आप लोग ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते चलो साथ के साथ, और जो कीवर्ड्स हैं वो अपने पास नोट कर लो। जैसे कोई एग्जांपल मैं बता रही हूँ या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ, है ना, एक चार्ट की फॉर्म में, देन पीपीटी आई विल शेयर इन द ग्रुप। सो नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पे multicellular organisms like starfish and the planaria also resort to asexual reproduction by means of regeneration। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, हमेशा हमें जब भी पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लगता जाएगा और कोई भी क्वेश्चन हमारे से नहीं छूटने वाला है किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का, ठीक है। एंड यू कैन इजीली गेट फुल मार्क्स बिकॉज टीजीटी का एग्जाम इतना हाई लेवल का नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश का टीजीटी बैच, प्रीवियसली बैचेस आई हैव आल्सो टेकन, एंड उसमें भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे मतलब नियरली फुल ही क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स के करेक्ट थे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स थी, और अदरवाइज मैक्सिमम का जो रिजल्ट था दैट वाज वेरी गुड। जो अभी प्रीवियस जो हुआ था टीजीटी का अरुणाचल प्रदेश का, तो इतना हाई लेवल का पेपर नहीं पूछा जाता है, बट हमें मेन जो फोकस करना है वो हमें, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि हमें मेन फोकस यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी के उनके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है। अदर देन एनसीईआरटी कुछ अदर पॉइंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिए गए होते हैं, तो उनको भी हम कवर करेंगे जस्ट आफ्टर एनसीईआरटी कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर, ठीक है। और मैक्सिमम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर हम देखें, जैसे कि स्टारफिश में, ठीक है, और फिर प्लेनेरिया में, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन के आता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो जैसे हमारे पास स्टारफिश हो गया, हमारा प्लेनेरिया हो गया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे एसपी से, ठीक है। मतलब जो एसपी होते हैं वो क्या करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। जस्ट टू रिमेम्बर एसपी क्या करते हैं, मल्टीपल काम करते हैं। तो स्टारफिश, प्लेनेरिया एंड मल्टीपल से मल्टी सेलुलर, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें रीजनरेशन होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किस में रीजनरेशन होता है, किस में बाइनरी फ्यूजन होता है ना। और जो आपके पास यहाँ पे क्लास 12th का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट चैप्टर, तो वहाँ पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो वाले पॉइंट्स भी यहाँ पे साथ के साथ इसमें हमारे क्लियर हो रहे हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन अगर मैं देखूं तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही ये एक टाइप है। अगर मैं रीजनरेशन की बात करूं तो ये मेरे पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही जो है एक तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एनसीईआरटी में ये भी पॉइंट्स दिए गए हैं आपके पास कि अगर हम बात करें प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस की, तो देखिए मॉस जो होते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, आगे हमारे पास आएगा चैप्टर प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में जैसे हम प्लांट्स के आगे फर्दर डिविजन्स करते हैं, तो जब भी हम प्लांट्स के आगे फर्दर डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारे पास आते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स, ये हमारे पास आने वाला है प्लांट किंगडम चैप्टर में, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स को आगे फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है मॉसिस में और लीवरवर्ट्स में, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इन द प्लांट किंगडम चैप्टर। तो अगर मैं मॉसिस की बात करूं तो मॉसिस की जब हम उसमें पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, जब हम वहां पे क्या पढ़ेंगे, मॉसिस की लाइफ साइकिल,
तो हम वहाँ पर ये पढ़ते हैं कि मॉसिस की लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास जो है कितनी स्टेजेस आती हैं, 2 स्टेजेस आती हैं। ठीक है, मॉसिस की जो लाइफ साइकिल है उसमें हमारे पास 2 स्टेजेस जो है आ जाती हैं। अब वो 2 स्टेजेस जो है हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, चैट में लिख लीजिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स इफ एनी क्वेरीज। सो लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस में जो है 2 स्टेजेस हमारे पास आती हैं। कौन कौन सी 2 स्टेजेस आती हैं हमारे पास? एक आती है, फर्स्ट इज द प्रोटोनीमा स्टेज। दूसरी आपके पास क्या आती है? दूसरी हमारे पास आती है लीफी स्टेज। तो ये जो 2 आपके पास स्टेजेस आती हैं, ये किस में आती हैं? ये आपके पास आती हैं मॉसिस की लाइफ साइकिल के अंदर। यस यस, डोंट वरी अबाउट इट, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको ग्रुप पे। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ग्रुप पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डेली का एमसीक्यू प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो दैट आप लोगों को, बिकॉज प्रैक्टिस, डेली की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद द पीडीएफ नोट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया है, यहाँ पे जो मेन जो कीवर्ड्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको नोट करते चलना है, सो दैट आपकी क्लास में कंसंट्रेशन भी बनी रहे और साथ में अंडरस्टैंड करते चलना है और चीज़ों को रिकॉल करते चलना है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में हमारे पास 2 स्टेजेस आती हैं। कौन कौन सी 2 स्टेजेस आती हैं मॉसिस की लाइफ साइकिल में हमारे पास? एक आती है प्रोटोनीमा स्टेज, एक आती है आपके पास लीफी स्टेज। ठीक है, ये मैं आपको बता रही थी अभी। ये मैं क्यों बता रही थी? क्योंकि यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसको ऐसे ही क्रैम ना करना पड़े जस्ट, तो इसके लिए ये वाली चीज भी क्लियर कर रही थी कि ये बात कहाँ से आई, प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस। तो ये हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे मॉसिस की लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस, जिसमें हम समझेंगे प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। अभी के लिए हम क्या याद रखेंगे कि प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में और जो फिलामेंटस एल्गी हैं, ठीक है, और साथ में जो आपके पास फंगाई हैं, उनमें जो है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है इनमें? फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, राइट। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन का क्या मतलब क्या हुआ? रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है कोई, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो मान लीजिए कुछ फ्रेगमेंट्स में या कुछ पोर्शंस में वो डिवाइड हो गई, और उसके बाद जो है वो क्या हुआ कि जो फ्रेगमेंटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसने जो है वो क्या किया, उसने, उसमें क्या हुआ, रीजनरेशन हुई। किस चीज की रीजनरेशन हुई? जो लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, ठीक है, उसका क्या हुआ, रीजनरेशन, और हमारे पास फाइनली एक न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि एक आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुई और अल्टीमेटली जाके जो है वहां से नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, अब इसको तो इजीली याद रख सकते हैं ना, एफ फॉर फिलामेंटस, एफ फॉर फ्रेगमेंटेशन, तो ये तो हमें याद हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा ना मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स, इसको तो इजीली याद रख सकते हैं, इतने ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसमें, लेकिन क्या है कि जो हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है और जो आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, उसमें ना एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, और अगर याद भी रख लेते हैं तो एग्जाम में रिकैप नहीं कर पाते हैं, उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और ना सिर्फ प्रोवाइड करूंगी, हम उससे रिलेटेड उसको अप्लाई भी करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है,
सो दैट वो एग्जाम्पल्स भी कभी ना भूलें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस में, फिलामेंटस एल्गी में और जो आपके पास फंगाई हैं उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। तो इसको तो याद रख सकते हो ना, फिलामेंटस के एफ से याद रख लीजिए फ्रेगमेंटेशन, फंगाई के एफ से याद रख लीजिए फ्रेगमेंटेशन। एक एक्स्ट्रा याद रखना है क्या, प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ मॉसिस, इसमें भी क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये आता है, ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आता है कि बाकी जो कंटेंट इसमें है वो तो चलो मैं पीडीएफ भेज दूंगी आपको, एज यू विश की नोट करना है या नहीं, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ वो तो आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया में, इन प्लेनेरिया, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि फ्लैटवॉर्म है, फ्लैटवॉर्म्स हैं। तो अगर हम प्लेनेरिया के केस में देखें तो क्या देखने को मिलता है, ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है एग्जाम्स में। प्लेनेरिया के केस में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, दैट रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। तो एक बार रिकैप करते हैं। मैंने आपको बताया कि ट्रू रीजनरेशन किस में देखने को मिलती है। जो ट्रू रीजनरेशन है वो हमारे पास देखने को मिलती है किसके केस में, इन केस ऑफ अवर प्लेनेरिया। ठीक है, इसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो जैसे मैंने अमीबा का एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल दिया। अमीबा केस में मैंने क्या बताया कि क्या देखने को मिलता है अमीबा के केस में, बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास ये अराइज होता है, अगर मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात कर रही थी। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन जो टॉपिक है उसमें तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही ये बात क्लियर की थी कि डिफाइनिंग फीचर सिर्फ वही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो करेंगे, कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं करेगा, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करेंगे, कोई एक्सेप्शन उसमें नहीं होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑल्दो ये करैक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। सम एक्सेप्शंस आर देयर। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स इसके लिए दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए गए हैं, एक तो आपके पास दिया गया है, ये नोट डाउन करेंगे, रिप्रोडक्शन में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अगेन। ठीक है, एक आते हैं हमारे पास म्यूल्स, नंबर 1 दैट आई एम राइटिंग हियर। नंबर 2 लिखेंगे स्टेराइल, स्टेराइल मतलब फर्टाइल से जस्ट अपोजिट, स्टेराइल वर्कर बीज जो हैं, स्टेराइल वर्कर बीज। ठीक है, थर्ड क्या आता है हमारे पास, थर्ड हमारे पास आ जाता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। थर्ड आ जाता है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ये क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन के लिए। देखिए अगर मैं इन सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, अगर मैं इन सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेरे पास क्या हैं,
ये सारे यहाँ पे म्यूल बताया गया है पिक्चर में, ठीक है, जो कि इनफर्टाइल होता है यानी कि स्टराइल होता है। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये सारे लिविंग ही हैं, लेकिन स्टिल दे कांट रिप्रोड्यूस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। आई होप दिस इज क्लियर टू। अच्छा, तो यही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो मेन बात हमारे पास क्या निकल के आती है यहाँ पे, मेन बात यही निकल के आती है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, they cannot be called as the defining feature for the living organism. However, प्रैक्टिटिक तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। आगे चलते हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। मेटाबॉलिज्म की थोड़ी देर पहले ही मैंने डेफिनेशन क्लियर की, ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अवर बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या फंगाई हैं, या डिफरेंट माइक्रोब्स हैं, यानी कि अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास बैक्टीरिया हो जाते हैं, जैसे कि वायरस हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो हैं। तो इन सब में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है क्योंकि ये सारे लिविंग है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से बने होते हैं। तो अगर वो केमिकल से बने होते हैं, तो इस चीज का सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आता है हमारे पास कि केमिकल रिएक्शंस तो उनकी बॉडी में होंगे, जो कि क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। सो दीज केमिकल्स अंडरगो सेवरल रिएक्शंस इन आवर बॉडी, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द मेटाबॉलिज्म। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, फूड का डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, कुछ स्टेप्स होते हैं ना। जैसे आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, चैप्टर आएगा हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, वहां पे हम पढ़ेंगे कुछ स्टेप्स होते हैं उसके भी, डाइजेशन ऑफ फूड के, ठीक है। कुछ वहां पे केमिकल रिएक्शन चलते हैं, कुछ एंजाइम्स का रोल होता है, ठीक है। तो ये एक मेटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल आपके सामने आ जाता है। अब नेक्स्ट हम देखें अगर, तो क्या ये बात मेरे पास इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे कि क्या मेटाबॉलिज्म है लिविंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा यस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्योंकि क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कोई भी डाउट इस बात में नहीं रहना चाहिए। मैंने ये बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो कि सारी लिविंग के अंदर होगी, ऑल लिविंग, सारी लिविंग के अंदर होगी ये, लेकिन किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं होगा। तो ऐसा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, तो इसीलिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्या ग्रोथ था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग का? नहीं था। विद एक्सप्लेनेशन, विद रीजंस बताया, सो दैट घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो उसको भी वी कैन सॉल्व। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट जो है आपके पास आता है यहाँ पे, हमें पता है कि सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और अल्टीमेटली जो है एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ये क्या आता है, ये हमारे पास आता है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से नहीं बना होता है, सेल ही सबसे छोटी यूनिट है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक सेल चैप्टर भी आएगा हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल चैप्टर। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ, इतना तो चलो मैंने बोल दिया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, लेकिन यस ऑफ कोर्स मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ये डिफाइनिंग करैक्टर भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सेल से नहीं बना होता है, ठीक है। और कोई भी नॉन लिविंग चीज सेल से नहीं बनी होगी, तो नॉन लिविंग के केस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो यस, आंसर हियर इज
दैट इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। तो देखिए कॉन्शियसनेस क्या होता है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अब देखिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है या हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हम उस चीज को सेंस कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आप लोग पढ़ने बैठे हो अगर अपने रूम में, सडनली आपके सामने कोई आ जाता है, कोई एनिमल आ जाता है या कोई स्नेक आ जाता है, तो आप जो है उसके लिए रिस्पॉन्स दोगे वहां पे, क्योंकि आप वहां पे सेंस कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट और सराउंडिंग को, यू आर अवेयर ऑफ दैट। इसके अलावा आप लोग रिस्पॉन्स और किस चीज के लिए दोगे, कोई भी अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, कोई भी अगर एनवायरमेंटल स्टिमुलस है, तो उसके लिए भी जो है आप लोग रिस्पॉन्स वहां पर दोगे। वाई यू विल गिव रिस्पॉन्स, किसी प्रकार का कोई फिजिकल या फिर कोई केमिकल या फिर कोई बायोलॉजिकल वहां पर अगर स्टिमुलस है, तो जो पर्सन कॉन्शियस है वो उसके लिए रिस्पॉन्स ऑब्वियसली देगा। फिजिकल, मान लीजिए कोई एकदम से आपको स्लैप करता है या कोई एकदम से आपको स्टिक से मारने लगता है, तो आप लोग उस चीज के लिए क्या दोगे, वो एक फिजिकली आपको वो हुआ है ना, तो आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्स दोगे। अच्छा, मान लो आपका हाथ किसी ऐसे केमिकल से लग जाता है जिससे बहुत ज्यादा स्किन इरिटेशन होती है। मान लो आप किसी लैब में चले जाते हो और वहां पे यू एक्सीडेंटली टच ए केमिकल, जिस केमिकल से हाथ लगाते ही सीवियर इचिंग हो जाती है। ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग उसके लिए रिस्पॉन्स दोगे। इसके अलावा कोई बायोलॉजिकल अगर है स्टिमुलस, उसके लिए भी आप रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई हॉट कॉफी का कप रखा है या हॉट टी का कप रखा है, गलती से उसके ऊपर हाथ लगा देते हो आप, है ना, आपका हैंड उसके ऊपर लग जाता है, तो एकदम से आप वहां पे रिस्पॉन्स दोगे, ऑटोमेटिकली आपका हाथ वहां से हटेगा। क्यों, बिकॉज यू आर कॉन्शियस, राइट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं पर्टिकुलरली ह्यूमंस की बात करूँ, तो ह्यूमन बींग्स के केस में तो एक बहुत ही स्पेशल बात होती है। नोट इट डाउन कि ह्यूमन बींग्स तो क्या होते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। ये इवन हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की या नहीं? यस, यस ऑफ कोर्स। जो कॉन्शियसनेस है, सो नोट इट डाउन, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है और वो कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉन लिविंग चीज है वो कॉन्शियस है। अब एनसीईआरटी एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात करती है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ह्यूमन बींग्स के केस में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना। अगर मैं इस कॉन्शियसनेस क्राइटेरिया को लेके चलती हूँ, तो इसको ध्यान से समझना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि हम जो है ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हॉस्पिटल में कोमा स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, वर्चुअली उनको कोई मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और वही मशीन्स उनके वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट का काम या फिर लंग्स का काम कर रही होती हैं। ठीक है, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। वैसे जो पर्सन है वो क्या है, कोमा स्टेट में चला गया, तो वो एक तरीके से क्या हो गया, ब्रेन डेड हो गया। लेकिन हॉस्पिटल में जो है उसको जैसे उसको मान लो आईसीयू सपोर्ट दी जा रही है, तो वहां पे मशीन्स के द्वारा उसको किसी प्रकार से कोई सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, जो कि रिप्लेस करेगा उसके वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स का काम। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि उस पेशेंट का सेल्फ कॉन्शियसनेस वहां पर नहीं है, नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। उस केस में ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉमा पेशेंट की बात करूं तो वो जो है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में समझाया गया है, दैट वी डिस्कस्ड हियर। तो अभी तक हमने यहाँ पे जो कंप्लीट किया है दैट इज अवर, अभी तक हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट किया है, वी जस्ट कंप्लीटेड द पार्ट कि क्या क्या लिविंग प्रॉपर्टी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, और क्या क्या जो है लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सो लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट 5-10 मिनट्स। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, दैट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, that is the diversity in the living organism. This is our next topic here. उससे पहले ना हम एक दो क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। So first question here is our, which two स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वैसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर known as the twin characteristics of growth। फर्स्ट इसमें पार्ट आता है दैट इज इंक्रीज इन मास, सेकंड इसमें आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, थर्ड इसमें पार्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इसमें आता है सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर ए ऑप्शन आता है फर्स्ट एंड सेकंड, बी ऑप्शन आता है फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन आता है सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑप्शन आता है थर्ड एंड फोर्थ। Yes, all of you tell me in the chat box right answer. What is the right answer for this question? ऑप्शंस में आपको ये चीजें ध्यान से पढ़ना होता है, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस जैसे होते हैं, या कि क्या क्या उसमें फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, उस तरीके के जो पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास, यस यू आर राइट, आपके पास जो है फर्स्ट और सेकंड इसमें करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ही हैं हमारे पास ट्विन करैक्टरिस्टिक्स, जो दो करैक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारी ग्रोथ के। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है दैट इज द which of the following
Which of the following organisms do not reproduce? फर्स्ट ऑप्शन है म्यूल्स, सेकंड ऑप्शन है हमारा वर्कर बीज, थर्ड ऑप्शन है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज. Yes, all of you answer in the chat box. Yes, आंसर करेंगे so that we can proceed to our next question. Very easy question, just now we discussed. Which of the following organisms do not reproduce? Mules, worker bees, infertile human couples. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आंसर क्या बनेगा हमारा ऑल ऑफ दीज. हमने ये तीनों ही एग्जाम्पल डिस्कस किए जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन इज विच ऑफ द, ये क्वेश्चन है आपके पास डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स does not contain, which of the following sets does not contain defining characteristics, which of the following sets does not contain defining characteristics of living organisms? यहां पर ए ऑप्शन है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सी ऑप्शन क्या है, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्शियसनेस, और लास्ट ऑप्शन है इसमें दैट इज ऑल ऑफ दीज. यस, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू एंड आंसर इन द चैट बॉक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग सैट्स, ये हमने आज ही डिस्कस किया है, डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जस्ट few minutes back we studied it. Growth and reproduction, metabolism and cellular level of organization, response to stimuli, all of these. क्या आंसर होगा? Which one is the right answer for this question? Option number A. Yes, that's great, you answered correct. तो ए ऑप्शन आपके पास आ जाता है ना, हमने अभी अभी ये पढ़ा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो आपके पास डिफाइनिंग फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो एमसीक्यूज बनते हैं. ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे. थोड़ा ये अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था, सो थोड़ा सा समझाने के लिए ये मैंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो डिफाइनिंग फीचर में एंड ऑल दीज थिंग्स में. आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे नॉमेनक्लेचर. ठीक है, जिसमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, यहाँ से एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, नोट इट डाउन. कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है. ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है. दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, किसी चीज का नाम देना, है ना, कोई ऑर्गेनिज्म है उसको नाम देना.
तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब नॉमेनक्लेचर में दो चीजों का आना, बाय मतलब दो, मतलब उसमें जीनस आता है और दूसरा स्पीसीज का नाम आता है। एक उस ऑर्गेनिज्म का जीनस, दूसरा उसका स्पीसीज का नाम। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम से ही पता लग रहा है, मतलब उसमें क्या होगा, जीनस और दूसरा क्या होगा, स्पीसीज। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी किसने दिया, हमारे कैरोलस लिनियस ने दिया। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये भी नोट करेंगे। सिस्टमा नेचरे किसकी पब्लिकेशन है, किसने पब्लिश किया ये सिस्टमा नेचरे जो बुक थी वो किसकी पब्लिकेशन है, तो ये है लीनियस की ही पब्लिकेशन। ठीक है, नोट इट डाउन। तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है ये भी नोट कर लेंगे। सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट्स। व्हाट डू मीन बाय बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, कोई पूछे सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम, आप किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हो, ठीक है, विद टू कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है उसके, दो कंपोनेंट है। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक कंपोनेंट है उसका जीनस, दूसरा कंपोनेंट है उसका स्पीसीज का नाम, राइट। उसको मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सिस्टमा नेचरे है ये किसकी पब्लिकेशन है, ये लीनियस की पब्लिकेशन है। तो देखो इसमें से चार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।